हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उपस्थित हैं हम लेकर के सारणिक को। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सारणिकों के गुणधर्मों की। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए और देखिए गुणधर्म क्यों काम में लिए जा रहे हैं, हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सारणिक का जब मान निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, तो हम उस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए इस सारणिक के गुणधर्मों को पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने बताया था सारणिक का मान है वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में आने वाले अवयव हैं वो अधिकतम शून्य हो। तो जितने ज़्यादा शून्य होंगे हम उतनी बड़ी सरलता से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो आज हम यही करना चाहेंगे कि कैसे जीरो बनाया जा सकता है या फिर कैसी कंडीशंस में आपके पास सारणिक के मान तुरंत मिल जाएंगे, हमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उन्हीं पर आधारित हमारे पास सारणिकों के गुणधर्म है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आगे आएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई कर देते हैं शुरुआत, आ जाइए। तो गुणधर्मों में हमारे पास 6 गुणधर्म है और 6 गुणधर्मों में से पहला गुणधर्म है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या है पहला? कहता है किसी सारणिक का मान है वो इसकी पंक्तियों तथा स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी आप पंक्तियों को स्तंभ बना दें या स्तंभों को पंक्तियां बना दें तो उससे सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। और इस चीज़ को हम इस उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल 6 है हमारे पास बुक में, कि कहता है कि डेल्टा एक सारणिक है, वो आपके सामने लिखे हुए है। इसे गुणधर्म फर्स्ट का सत्यापन कीजिए। तो यानी आप क्या करते हैं, इस डेल्टा के लिए वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आएगी वो चेक कर लीजिए। देखो 2 और 2 के लिए जो उपसारणिक बनेगी वो ये बनेगी, मान कितना हो जाएगा 0 माइनस का 20, फिर नेक्स्ट प्लस में 3, और इसके लिए आपके पास प्लस 3 के लिए जो उपसारणिक मिलेगी उसके लिए मान निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा इन दोनों से माइनस के तो 42 और माइनस के ही 4। इसके अलावा 5 के लिए निकालेंगे तो 5 के लिए हो जाएगा 30 माइनस 0, सरल करते हैं तो ये माइनस का 40 और प्लस में 3 और 42 और 4 कितने होते हैं 46, और प्लस में 5 15 यानी 150। तो ये माइनस के 40, यहाँ हम इन्हें गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, तो कितने हो जाएंगे 3 6 8 18 और 3 चौक 12 और 1 13, माइनस के 138 और प्लस में 150। ठीक है, सरल करना चाहेंगे तो माइनस के 40 और प्लस के 12, तो हम यहाँ पे 12 कम कर देंगे माइनस के 40 में से, तो आपके पास बच जाएंगे माइनस के 28। ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं स्तंभों को पंक्तियों में, या कहते हो पंक्तियों को स्तंभों में। तो नई जो सारणिक बनेगी उसे मैं डेल्टा 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। ये जो चेंजिंग करते हैं ना, इसको भी समझ लेना कि आप पंक्तियों को स्तंभों में लिखते हो या स्तंभों को पंक्तियों में, तो इस प्रकार के लिए संक्रिया यूज ली जाती है। इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे CI और RJ। ठीक है, यानी स्तंभों को हम क्या बना रहे हैं, पंक्तियाँ बना रहे हैं। तो पहला स्तंभ 2 6 1, तो ये बन जाएगा 2 6 1। दूसरा है -3 0 5, और तीसरा है 5 4 -7, 5 4 माइनस का 7। अब हम इसके लिए मान निकालेंगे, तो इसके लिए मान निकालेंगे तो 2 के लिए हम उपसारणिक निकालेंगे तो 0 और माइनस में 20। फिर निकालते हैं 6 के लिए, 6 की बात करेंगे तो माइनस एक प्लस के 21 हो जाएंगे, -3 को माइनस के 7 से करेंगे तो 21, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। फिर प्लस में 1, और 1 के लिए उपसारणिक का मान आएगा वो माइनस में 12 और 0। ठीक, सरल करेंगे तो ये माइनस के 40। यहाँ पे बात करेंगे तो -6 गुणा में माइनस का 4 और ये माइनस के 12, तो माइनस के 40 और प्लस के 24 और माइनस के 12, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको माइनस में 28। तो देखो डेल्टा 1 की वैल्यू उतनी है जितनी डेल्टा की है। इट मीन्स डेल्टा बराबर डेल्टा 1। एक चीज़ खास जो हमें समझ में आई वो ये कि यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है ए एक वर्ग आव्यूह है, कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स है या वर्ग आव्यूह है, तब क्या होगा, यानी मैट्रिक्स ए की सारणिक और मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सारणिक दोनों कैसी होती हैं, सदैव समान होती है। यानी पंक्ति स्तंभों में बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारणिक का मान वहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, पहला गुणधर्म क्या है कि कोई भी सारणिक ऐसी है जिसमें पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदला गया है तो फिर उससे सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारणिक वहीं रहेगी, यानी उसका मान उतना ही रहेगा। याद रहेगा ना। चलिए दूसरा गुणधर्म देख लीजिए क्या कहता है। यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ
उनको आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी मैंने पंक्तियाँ स्तंभों में आपस में कोई दो पंक्तियाँ जैसे और कोई या दो स्तंभ हैं, पंक्ति लेता हूँ, मान लीजिए R1 और R3 कोई दो पंक्तियाँ हैं, उनको मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो ये आपस में चेंज हो गई। तो इससे यदि सारणिक पहले डेल्टा थी तो अब कैसी हो जाएगी, माइनस डेल्टा, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि ये पहले से माइनस का मान दे रही तो अब प्लस की हो जाएगी, और यदि पहले प्लस का दे रही थी तो बाद में माइनस का हो जाएगी, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसा दो पंक्तियों में या फिर किन्हीं दो स्तंभों में हो सकता है। तो चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। ये उदाहरण है आपके पास। क्या करेंगे हम, किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को हम आपस में परिवर्तित कर देंगे। तो देखो डेल्टा की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू ही निकालते हैं कितनी आती है। तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले जो ऊपर आई थी हमारे पास वही रहेगी, माइनस में 28। ये छठा प्रश्न नहीं है, ध्यान से देखोगे तो आप, तो डेल्टा की वैल्यू माइनस 28 आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भाई आप चाहे तो पंक्तियों में बदलो चाहे स्तंभों में। अब मैं संख्या लगा देता हूँ, जैसे R1 में और चलो R3 में लगा देते हैं, ठीक है, आपस में चेंज कर देते हैं हम इनको। तो ये संख्या जब हम लगाएंगे तो एक नई सारणिक बन जाती है डेल्टा 1। लिख दीजिए, हमने पहली की जगह तीसरी लिखी है तो 1, 5 और माइनस में 7, और तीसरी की जगह पर पहली लिख देंगे 2, -3 और 5, और बीच वाली में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब इसका मान और निकाल देते हैं, तो कितना आएगा इसके लिए मान वो भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले 1 के लिए निकालते हैं। 1 के लिए वैल्यू जाएंगी, वो हो जाएंगे 0 और प्लस में 12। फिर हम बात करते हैं 5 के लिए, तो 5 के निकालेंगे तो 5, 6, 3 गुणा होकर के 30, और 2 को 4 से करेंगे तो 8, और माइनस में 7 इसके लिए करेंगे तो माइनस के 18 और 0। तो देखो क्या मिलता है, 12 यहाँ से मिल जाएंगे, -5 ये 22, और यहाँ पे 7 गुणा हो जाएगा कितने से, 18 से। माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे, 7, 8, 56, और 7 और 5 12, 126। तो ये 12 और माइनस में 22 पंजे 110 और प्लस में 126। तो ये कितना हो गया, 12, 126, 110 यानी प्लस के 16। तो 16 और 12 कितने हो गए, 28 हो गए। ये डेल्टा 1 है भाई। तो डेल्टा 1 की वैल्यू प्लस में 28 आई, सही है ना। तो डेल्टा 1 है, ये आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है माइनस और माइनस के 28, सही है। तो यानी माइनस का डेल्टा, तो यानी पहले जो डेल्टा था उसका अब साइन बदल गया, माइनस में आ गया है। तो यानी सेकंड गुणधर्म हमारा यही है कि आप कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभों को आपस में बदल देंगे। देखो भाई कोई से भी हो सकते हैं, सीरियल में होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी सोचो कि पहले दूसरे को लेना है या फिर ऐसे लेना है, दूसरे तीसरे को लेना है, कोई से भी दो लिए जा सकते हैं, पहला तीसरा भी लिया जा सकता है, पहला दूसरा भी लिया जा सकता है, या दूसरा तीसरा भी लिया जा सकता है, जैसे आपको ठीक लगे कोई दो लिए जा सकते हैं। पर या तो दोनों के दोनों स्तंभ होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों स्तंभ होने चाहिए, या फिर दोनों की दोनों पंक्तियां होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुणधर्म 3 है। क्या कह रहा है गुणधर्म 3, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ या कोई दो स्तंभ कैसे हों, समान हैं, समझ गए, यानी उनके सभी संगत अवयव कैसे होने चाहिए, समान। पंक्ति या स्तंभ समान होने का मतलब है सारणिक के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ कैसे हों, समान हो, तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है, शून्य होता है। ध्यान रहेगा ना, कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ सदैव कैसे रहें, समान रहें, तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है। देखिए उदाहरण के द्वारा, ये आपके पास एग्जाम्पल 8 है। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास C2 और C3 ये दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों आपके पास एक समान है, तो आप C1 बराबर C3 कह सकते हो, C2 बराबर C3 कह सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखें तो और कोई भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो R1 या R3 भी कैसे हैं, समान हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हो। दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ ले सकते हो, एक लिख देना ही पर्याप्त है। तो चलो चेक करते हैं क्या इसका मान 0 आएगा। हमने कहा वो गुणधर्म सही है या नहीं है, तो हम डेल्टा की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वास्तव में इसका मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मिल रहे हैं आपको दो स्तंभ एक जैसे, तो मान 0 जाना चाहिए। तो मान निकाल के देख लेते हैं 0 आता है क्या। तो देखो प्रसार लिखेंगे तो 3, ये गुणा हो जाएगा तो 6, और ये इधर गुणा होगा तो माइनस का 6, ठीक है। फिर -2 या नेक्स्ट वाले में निकालेंगे तो ये 3 इस 3 के साथ में गुणा होगा तो ये 6, और ये 3 इस 3 के साथ होगा तो 9 हो जाएगा। फिर 3 को निकालेंगे नेक्स्ट इस 3 के लिए, तो यहाँ पे 2 के साथ में गुणा होगा 4, और 3 गुणा होगा 2 के साथ तो ये 6। सरल करेंगे तो 3 ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस का 3, और यहाँ की बात करेंगे तो 3 और माइनस में 2, तो ये 0 प्लस का 6 माइनस का 6 क्या मिला, 0 मिला। हम तो वैसे ही कह रहे थे कि यहाँ पर आपके पास दोनों पंक्तियाँ
या कहें तो ये दो पंक्तियाँ हैं, दोनों समान हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हो स्तंभ भी समान है, तो C2 और C3 समान है, तो सारणिक का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं 4। गुणधर्म 4 एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, ध्यान रखना है। हालांकि 3 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 4 का विशेष ध्यान रखना है। क्या कहता है, कोई एक सारणिक है, उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, पंक्ति हो या स्तंभ में, प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि कैसे गुणा करते हैं। कोई सारणिक है, उसकी कोई एक पंक्ति को या फिर किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि के साथ यदि हम गुणा कर देते हैं तो फिर सारणिक का मान भी कितना गुणित हो जाता है, के गुणित हो जाता है। मान लीजिए पहले सारणिक ए थी, अब हमने इसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ को के से गुणा कर दिया, तो जो नई सारणिक बनने वाली है उसको मैं डेल्टा 1 कह दूं, तो उसका जो मान है वो पहले जो सारणिक ए है उसकी कितनी गुनी होगी, के गुना होगी। ठीक है, जितनी राशि से हमने गुणा किया है उससे उतनी ही गुना हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि एक पंक्ति या स्तंभ को हम कैसे गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी के गुणा हो जाएगा। यानी के क्या है, यहाँ पर कोई भी एक वास्तविक संख्या है। इसी पे आधारित हमारे पास 2 उप गुणधर्म और भी हैं। इन उप गुणधर्मों को देखें तो ये गुणधर्म ये भी कहता है कि कोई एक गुणधर्म है, उसमें हमें किसी एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ में से उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। यानी कहीं पर कोई पंक्ति या स्तंभ में ऐसा है कि कोई एक संख्या कॉमन मिलती है, जैसे कह दिया गया 6, 9 और 15 है, और बाकी नीचे और भी हैं पंक्तियाँ। इस पहली पंक्ति में ध्यान से देखें तो आपके पास 3 सभी में कॉमन मिल रहा है, तो ये 3 कॉमन भी लिया जा सकता है। यदि के गुणा किया जा सकता है तो के जो संख्या है उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। तो इसका विपरीत है ये उल्टा, यदि के गुणा किया जा सकता है तो आप यदि कॉमन गुणनखंड मिल जाता है तो आप उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। यानी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ ऐसा है जिसमें आपके पास कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पे है तो आप उसे बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा गुणधर्म है, उपगुणधर्म। कहता है कि सारणी की कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ हैं, उनके संगत अवयव समानुपाती हों। ध्यान देना इस वर्ड पे, कैसे हों, संगत अवयव समानुपाती हों तो भी सारणिक का मान कैसा होता है, 0 होता है। भाई ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आप संगत अवयव समानुपाती होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई गुणनखंड कॉमन आ जाएगा, और जो ही गुणनखंड बाहर निकलेगा तो जो आपके पास पंक्ति या स्तंभ समानुपाती थे वो अब आपके पास कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और समान होते ही गुणधर्म 3 से मान 0 हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका समझने के लिए कि 0 कैसे होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं उदाहरण। देखिए एग्जाम्पल है 9, क्या कह रहा है, एक सारणिक मिली है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे गुणधर्म 4 को काम में लेने वाले हैं। गुणधर्म 4 यही कह रहा है आपको, तो देखो गुणधर्म इस सारणिक को मैं लिख देता हूँ ये, और आपके पास ये बन जाएगा 102, 18, 36, 1, 3 और 4, 17, 3 और 6। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे गुणधर्म 4 का जो उपगुणधर्म था पहला उसको काम में लेंगे। देखो 102 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा में 6, 18 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 6, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 6, क्योंकि सभी में 6 मिल रहा है हमको, सही है ना। और बाकी दूसरी पंक्ति है वो एज इट इज है, और तीसरी पंक्ति है वो भी आपके पास एज इट इज है। आप ध्यान से देखिए, या तो आप लगा सकते हो यहाँ पे उपगुणधर्म नंबर कौन सा, सेकंड। देखो ध्यान से, ये तीसरी पंक्ति के अवयव और पहली पंक्ति के अवयव समानुपाती हैं, सबके सब 6:1 में है, सही है ना। 17 कटेंगे 6/1, यहाँ भी 6/1 और यहाँ भी 6/1 ही मिलेगा आपको। या फिर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पहले वाले को काम में ले सकते हो। हमने कहा कि कॉमन आपके पास संख्या हो तो आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया है 6, तो क्या क्या बचेगा, 17 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा। बाकी दूसरी पंक्ति है वो एज इट इज, और तीसरी पंक्ति है वो भी एज इट इज। अब देखो आपके पास R1 बराबर क्या हो गया, R3। इसका मतलब क्या हो गया, गुणधर्म कौन सा लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो गुणधर्म 3 से, और यह क्या लगाया था हमने, यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, गुणधर्म 4। तो गुणधर्म 3 क्या कह देता है, सारणिक का मान 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुणधर्म 5। गुणधर्म 5 है, कह रहा है यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या उससे अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यदि 2 हैं तो फिर 2 सारणिक बन जाएंगे, 2 से अधिक अवयव हैं तो 2 से अधिक सारणिकों का योग बन जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई एक पंक्ति है या फिर कोई एक स्तंभ है, उसमें कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप उस सारणिक को भी 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। और इसे समझने के लिए हमारे पास उदाहरण है यहाँ पर, तो इस उदाहरण को देखिए। उदाहरण नंबर 10 ध्यान से देखेंगे हम इसे। तो ये एक
सारणिक आपके पास ए बी सी, इसमें जो दूसरी पंक्ति है उसमें दो दो अवयव हैं, a प्लस 2x, b प्लस में 2y और c प्लस में 2z, और तीसरी पंक्ति x y z के रूप में। तो हमने कहा था कि कोई एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में दो या दो से अधिक अवयव हों, तो देखो यहाँ पे आपके पास दो या दो से दो आ रहे हैं सभी में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो पहली तो क्या बनेगी, पहले में देखो ए बी और सी पहली पंक्ति एज इट इज, और दूसरी पंक्ति को छोड़ के हम बाद में लिख रहे हैं, पहले तीसरी लिख देते हैं। अब दूसरे में देखो, दूसरे में से पहले अवयव यहाँ लिख लीजिए, क्या क्या है, ए बी और सी, और जो दूसरे अवयव है ना, उन दूसरे अवयवों की एक दूसरी सारणिक बना देंगे। दूसरे अवयव क्या क्या बच गए थे, 2x 2y और 2z, बाकी पहली वही रहेगी पंक्ति जो पहले थी, और तीसरी भी वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है ना। बीच वाले में डबल थे तो उन डबल को हमने अलग अलग कर दिया, एक में तो पहले और दूसरे में दूसरे। अब देखो यहाँ पर ये तो गुणधर्म लगाया हमने कौन सा, 5, गुणधर्म 5 से ऐसा हो गया। अब आगे और गुणधर्म लग जाएंगे। देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या समान है, R1 और R2 बराबर हैं, तो पहले आपके पास 0 हो जाएगी गुणधर्म 3 से, और दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पर आपके पास R2 व R3 कैसी हैं, समानुपाती हैं, सही है ना, और समानुपाती हैं तो भी क्या हो जाएगा इसका मान 0, तो ये टोटल क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सिद्ध कीजिए 0 होगा, तो बिल्कुल ही 0 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गुणधर्म 6। छठा गुणधर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यदि एक सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, ध्यान दे लेना, ये ऐसा ही मैट्रिक्स में भी पढ़ के आए थे हम, कोई भी एक पंक्ति है या कोई एक स्तंभ है, उसके प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणिक का मान वही रहता है, ठीक है ना। ऐसा हमने प्रारंभिक संक्रिया मैट्रिक्स में की थी, वहां भी किया था। अर्थात यदि हम कोई एक पंक्ति आर आई है, उस आर आई पंक्ति में आर जे भी पंक्ति को के राशि से गुणा करके जोड़ दें हम, तो उससे सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा स्तंभों में भी हो सकता है कि सी आई स्तंभ में हम सी जे स्तंभ को के से गुणा करके जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे उदाहरणों की सहायता से, सर्वाधिक हमारे पास यही उदाहरणों में हम देखेंगे, सर्वाधिक हमारे पास गुणधर्म 6 ही काम आएगा। तो देखो उदाहरण 12 है, कह रहा है प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि सारणिक का जो मान है वो आपके पास 0 होगा। तो देखो यहाँ पे इस सारणिक को ही लेके चलते हैं हम। क्या दिया इसने, x प्लस में y, y प्लस में z, z प्लस में x और z x y। बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान से समझते जाओ, बस नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए, चैट पे ध्यान मत दो। चैट में क्या हो रहा है उसको छोड़िए, पढ़ने की चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूँ, R1 जो पंक्ति है ना, उसको मैं R1 प्लस R2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यानी R1 में R2 को जोड़ दो, तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही नेक्स्ट में जोड़ दो, क्या बनेगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ा है भाई, पहली दूसरी पंक्ति के अवयव हैं संगत, और पहली दूसरी पंक्ति के संगत अवयव ये भी हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड ही बनेंगे, ठीक है ना। अब बाकी दूसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज ही नहीं किया, एक में ही संक्रिया लगाई थी, पहली पंक्ति में R1 की जगह लगाई थी संक्रिया, तो R1 में चेंज कर दिया, बाकी ये एज इट इज है। अब हमने ये किससे किया, हमने ये गुणधर्म 6 से किया। वैसे संक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर, तो गुणधर्म 6 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये गुणधर्म 6 से। अब देखो आगे, अब हम लगाएंगे गुणधर्म 4। गुणधर्म 4 क्या कहता है, अभी पढ़ के आए थे, सीरियल याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गुणधर्म 4 ये कहता है कि कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वो बाहर निकाला जा सकता है। तो देखो ध्यान से आप, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड पूरी पंक्ति में ये आपके पास, तो इसे बाहर निकाल सकते हैं हम, तो ये गुणनखंड आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाहर। तो फिर क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1, बाकी दूसरी पंक्ति एज इट इज, तीसरी भी एज इट इज। और अब देखो समझ में आ गई आपके बात, क्या है, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणधर्म 3 क्या कहेगा, सारणिक का मान 0 होगा। देखो ज़्यादा जोर ही नहीं आएगा, इसलिए गुणधर्म याद रहेंगे तो आप सवालों को हल करते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और भी देख लेते हैं उदाहरण हम। एग्जाम्पल 13 को देखें तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक सारणिक मिली है, इसका मान पूछा है, 3 पंक्तियों के है। अब हमने गुणधर्म 6 पढ़ लिए हैं, 6 को काम में लेते फटाफट बनाएंगे। हमने कहा था सारणिक का मान बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है यदि क्या किया जाए, वहाँ पर
किसी पंक्ति या स्तंभ में सर्वाधिक 0 लाए जाएं। तो देखो 1 1 1 आ रहे हैं, यहाँ 0 बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इस गुणधर्म 6 को काम में लेते वक्त भाई एक चीज़ का और ध्यान रखना है। इस गुणधर्म 6 को जब हम काम में लेंगे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस पंक्ति या स्तंभ को आप इस प्रकार की संख्याओं में काम में ले रहे हैं और एक से अधिक संख्याएं एक साथ काम में ले रहे हैं, तो फिर जो भी आपके पास काम में आने वाली पंक्ति है या स्तंभ है, उस पंक्ति या स्तंभ में आप संख्या ना लगाएं, ये सलाह दी जाती है। तो जिसको आप यूज ले रहे हो आप उसे इफेक्टिव ना करें, उसमें चेंजिंग ना करें, ठीक है ना। अभी समझा देंगे आगे भी। देखिए उस उदाहरण को हम देखते हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है, तो आप देखो R2 में चेंज कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो? R2 माइनस में R1। जब आप R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और ऐसा ही R3 में से भी R1 को ही घटा दीजिए। ऐसा मत करना कि भाई, ऐसा भी कर सकते हो कि R2 माइनस R3 माइनस में R2 भी हो सकता है, सही है ना। फिर कोई ऐसा कह देगा सर जी मैं R1 को तो ऐसे लिख देता हूँ R1 माइनस R2, R2 को कह देता हूँ R2 माइनस R3, और R3 को कह देता हूँ R3 माइनस में R1। तो फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं नहीं लगनी चाहिए। मैक्सिमम आप 2 ही लगा लीजिए, जिसे घटा रहे हो आप उसे काम में लीजिए, बाकी में इफेक्ट ना डालिए। तो जिसको यूज़ ले रहे हो उसे चेंज नहीं करना है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले R2 में लगा देते हैं, 0 बना देंगे 1 की जगह पर। कैसे बना देंगे? R2 में से R1 को घटा देंगे। जब R1 को घटा रहे हैं तो R1 में और संख्या नहीं लगाएंगे। तो फिर हम R3 में लगा सकते हैं। कैसे? R3 में से भी R1 को घटा देंगे, तो जब 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए ये संख्याएं हम लगा करके देखते हैं क्या मिलता है डेल्टा का मान। हमने पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं किया, तो 1A और BC रहेगा ये, ठीक। अब देखिए दूसरी में चेंज किया है हमने, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, B में से A घटाएंगे B माइनस का A होगा, A में से BC घटाएंगे तो CA माइनस में BC हो जाएगा। और ऐसे ही करेंगे R3 में से R1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, C में से A घटाएंगे C माइनस A, और AB में से BC घटाएंगे तो AB माइनस BC। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार लिखा जा सकता है। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष, क्योंकि बाकी तो एलिमेंट्स 0 हो गए हैं, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे हम, और आपके पास डेल्टा के रूप में सारणिक का मान आ जाएगा। तो 1 के लिए, बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के लिए लिखेंगे हम, वो क्या क्या होंगे? B माइनस A। और देखो ये जो मान है यहाँ पर, इनमें से आपको C कॉमन निकालते ही क्या बन जाएगा? C कॉमन निकालते ही क्या बन जाएगा? A माइनस का B। ऐसे ही यहाँ पर C माइनस का A, और नीचे जो ही हम B कॉमन निकालेंगे, तो चलो माइनस B निकाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? C माइनस का A, ठीक। ऊपर वाले में भी ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ तो A माइनस B है और यहाँ B माइनस A है, तो मैं B माइनस A को माइनस निकाल करके A माइनस B लिख दूँ, सही है ना। तो क्या हो जाएगा? अब A माइनस B पहली पंक्ति में से बाहर आ जाएगा गुणधर्म 4 से, ठीक है, और दूसरा गुणधर्म 4 से दूसरी पंक्ति में से C माइनस A आ जाएगा। तो पहली पंक्ति में बचेगा माइनस का 1 और C, और दूसरी पंक्ति में बचेगा 1 और माइनस का B। अब हम इसे सरल कर लेंगे सारणिक को, तो ये तो है A माइनस B और C माइनस A, और इसे सरल करेंगे तो ये बन जाएगी -1 को -B से करने पर B और माइनस में C। तो आंसर क्या आया? A माइनस B, B माइनस का C और C माइनस का A, ठीक है। मान पूछा गया था तो ये आपके पास आंसर हो गया है। केवल मात्र 2 संक्रियाएं हमने यहाँ पर लगाई गुणधर्म 6 वाली, और आपके पास मान आ गया। एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपके पास एक सारणिक का मान है 4ABC होता है। तो यहाँ भी हम ध्यान से देखेंगे भाई, आपको बस कुछ गुणधर्म लगाने के लिए या कुछ संक्रियाएं लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ B और C हैं, तो हम यहाँ स्तंभों में तो लगा नहीं सकते क्योंकि इधर तो A आ रहा है, तो A में और BC में तो कोई रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इनके लिए, यहाँ भी BC है और यहाँ भी BC है, तो यहाँ काम चल सकता है, 0 बनाया जा सकता है। इसका मतलब संक्रिया किस में लगेगी? पंक्तियों में लगेगी। यानी हम R1 में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? R1 में से R2 को और R3 को घटा देंगे। ये संक्रिया हम लगाएंगे तो आपके पास सारणिक का जो मान है वो क्या बनेगा? पहली पंक्ति में हमने चेंज किया है, तो देखो B प्लस C में से B और C को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब A में से हम क्या क्या घटाएंगे? A में से C घटाएंगे और A घटाएंगे और C घटाएंगे। इसके अलावा A में से B घटाएंगे और A घटाएंगे और B घटाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा यहीं लिख देता हूँ। फिर देखो बाकी में हमने चेंज ही नहीं किया, B ऐसे कैसे है, C प्लस AB ऐसे कैसे है, B ऐसे कैसे है, C और A प्लस B, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान है वो आपके पास कट जाएंगे, तो और यहाँ भी आपके पास क्या कट जाएगा? A से A कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है ना वो देखो क्या क्या बचा, 0 माइनस का 2C,
माइनस का 2b, b c प्लस ए, b c और a प्लस बी। बस इससे ज़्यादा हमारे पास कहीं नहीं बनेंगे जीरो। तो क्या करना है भाई, बस प्रसार लिख देंगे। तो प्रसार लिख दीजिए, पहली पंक्ति के सापेक्ष लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू -2c, जीरो वाला छोड़ रहा हूँ क्योंकि जीरो के लिए तो मान जीरो हो जाएगा, तो 2c प्लस में हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बनेगा ये, और इसके लिए लिखेंगे तो b c और यहाँ पे b और a प्लस में b, फिर है माइनस का 2b और इसके लिए जो मान होंगे वो होंगे b c प्लस a और c। अब हम इन्हें गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे 2c तो बाहर है, b को करेंगे a से तो ab प्लस में b स्क्वायर और माइनस में bc, यहाँ करेंगे तो माइनस का 2b और bc माइनस में c स्क्वायर और माइनस का ac। अब 2c को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2abc प्लस में 2b स्क्वायर c और माइनस में 2bc स्क्वायर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस में 2bc स्क्वायर और प्लस में 2abc, ये गुणा हो गए। 2b स्क्वायर सी प्लस का है और माइनस का 2b स्क्वायर सी कट जाएगा, माइनस का 2bc स्क्वायर और प्लस का 2bc स्क्वायर भी कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 4abc और यही हमको चाहिए था RHS में, तो ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई जेड हैं वो विभिन्न हो, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न हो, सभी का अंतर यानी सभी समान नहीं हो, x नॉट इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल टू जेड, ये आपस में समान नहीं है, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो और साथ में कह रहा है कि डेल्टा जो आपके पास सारणिक है उसका मान कितना है, 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या होता है 1 + XYZ बराबर 0 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 2-3 बार आ चुका है, तो आप इसके ऊपर जितना रिमार्क कर सकते हो उतना कर सकते हो। ठीक है, चलिए कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। ये सभी x, y और z समान नहीं है, इसका मतलब है x माइनस वाई ये 0 के बराबर नहीं है, y माइनस जेड है ये भी 0 के बराबर नहीं है, और z माइनस एक्स है ये भी 0 के बराबर नहीं है। यानी इन दो का आपस में अंतर निकाला जाए तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। इसका अर्थ ये आ रहा है, समझ गए ना, ऐसा कि ये कभी 0 नहीं होंगे, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे ना घटाने पर। तो चलिए जो दे रखा है हम उसको लेकर के चलते हैं, ये चीज़ समझाने के लिए है केवल, इसलिए लिख दिया है मैंने। देखो क्या मिला आपको, मिला है x स्क्वायर और 1 प्लस में x क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस में y क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस में z क्यूब। ये मान आपको दिया गया कितने के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस डेल्टा को यानी सारणी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, किससे, गुणधर्म 5 से, x और y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो एज इट इज। अब तीसरा जो कॉलम है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो एक एक को अलग अलग कर देंगे, एक तो ये कर दिया हमने, फिर दूसरा बनाएंगे तो इसमें दूसरी सारणिक में पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ ये दो एक जैसे होंगे, और तीसरा स्तंभ दूसरे अवयवों के साथ बन जाएगा। ठीक है, 1 1 1 पहली सारणिक में ले लिए और x क्यूब y क्यूब z क्यूब को दूसरी सारणिक में ले लिया और दोनों बराबर में 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे आ जाइए, इस वाले पार्ट्स में आपके पास मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गुणधर्म काम में ले रहा हूँ। क्या, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, किस किस को, C2 को और C3 को लगा सकते हैं इस वाली सारणिक में। तो इस वाली सारणिक में ये लगाएंगे गुणधर्म। हमारे पास दूसरा गुणधर्म है पंक्ति स्तंभों को आपस में बदलने का, तो मैंने यहाँ 2 स्तंभों को बदला है, तो क्या हो जाएगा, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा x y z, और तीसरे स्तंभ को मैंने दूसरा बना दिया है और दूसरे को हमने तीसरा बना दिया है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, इस वाले में पहली पंक्ति में आप ध्यान से देखोगे तो x कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, दूसरे में से y कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, तीसरी पंक्ति में से z कॉमन है, उसे भी बाहर निकाल देंगे। क्या क्या बचता है उनको यहाँ पे लिख लीजिए। पहले में से x निकालेंगे तो 1 बचेगा, फिर x स्क्वायर था x बच जाएगा, x क्यूब निकालेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, सेकंड में से y निकाल देंगे तो 1 y और y स्क्वायर, तीसरे में z निकालेंगे तो 1 z और z स्क्वायर, ये मान बचेंगे, और बराबर में क्या है, 0। एक बार फिर से हम यहाँ पर ये जो आपके पास सारणिक है इसमें एक बार फिर से एक गुणधर्म लगा रहे हैं, कौन सा, C1 और C2 को एक्सचेंज करने का। तो क्या हो जाएगा, फिर से चिन्ह बदलेगा, माइनस से वापस प्लस में हो जाएगा। अब C2 को पहला बना दो और C1 को दूसरा बना दो। ठीक है, ये C2 बन गया आपके पास C1, और तीसरा में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो ये आपके पास ऐसे की ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखोगे तो ये भी x y z
और सेम वैसा ही 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। अब देखो आप, ये सारणिक और ये सारणिक दोनों एक जैसे ही हैं, तो हम इसको तो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये सारणिक तो आ जाएगी आपके पास कॉमन, तो फर्स्ट में बचेगा 1 और सेकंड में से मिलेगा एक्स वाई जेड, और ये सारणिक हमने कॉमन निकाल दी 1 1 1 एक्स वाई जेड, इसके अलावा एक्स क्यूब वाई क्यूब और सॉरी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। अब हमें इस सारणिक का मान चाहिए 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। इसको सरल करेंगे तो देखो 1 प्लस में एक्स वाई जेड, ये गुणनखंड तो एज इट इज है। यहाँ पर हम संक्रियाएं लगाएंगे। कौन कौन सी संक्रियाएं लगाने वाले हैं, R2 में से क्या कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं R1 R2 में से हम R2 माइनस में R1 और R3 में क्या कर देते हैं, R3 माइनस में R1 कर देते हैं। ये दो संक्रियाएं एक साथ अप्लाई कर देते हैं। तो देखो पहली पंक्ति में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं, तो दूसरे में कर दीजिए, क्या मिलेगा, दूसरे में 1 में से 1 घटाएंगे 0, y में से x घटाएंगे y माइनस एक्स और वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे। तीसरे में से पहले घटाएंगे तो 0, z में से x घटेगा और जेड स्क्वायर में से भी एक्स स्क्वायर घटेगा। सही है। अब प्रसार लिखेंगे हम पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के सॉरी स्तंभ के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। सही है। क्यों कर रहे हैं C1 के सापेक्ष, क्योंकि C1 में हमने 0 बना दिए थे, इसलिए वे ध्यान रखना है 0 ऐसे ही बनाने हैं आपको, जहां बन सकते हैं, जहां 1 1 1 दिखेगा ना वहां 0 बन ही जाएगा। तो ये 1 और इसके लिए जो उपसारणिक बनेगी वो क्या क्या है, y माइनस में x, और यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में y माइनस एक्स और y प्लस में x। ऐसे ही z माइनस का x और नीचे भी गुणनखंड होंगे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में z माइनस एक्स और z प्लस में x। सही है, और बराबर में 0। अब 1 प्लस में एक्स वाई जेड, और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पहली पंक्ति में y माइनस एक्स कॉमन है और दूसरी में z माइनस का x कॉमन है। क्या क्या बचा, 1 y प्लस में x 1 और z प्लस में x बचा और बराबर में 0। या फिर 1 प्लस में एक्स वाई जेड और y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और इसे सरल करेंगे तो z प्लस एक्स में से घट जाएगा y और x। ठीक है ना, तो यहाँ पे x x कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड y माइनस में x z माइनस में x और बचेगा आपके पास z माइनस में y बराबर 0। अभी हमने ऊपर ये कहा था कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड दे रखा है, इसका मतलब है x माइनस वाई भी 0 के बराबर नहीं है, y माइनस जेड भी 0 के बराबर नहीं है और z माइनस एक्स भी 0 के बराबर नहीं है। तो फिर 0 के बराबर क्या होगा, केवल 1 प्लस में एक्स वाई जेड है वो 0 के बराबर होगा। तो ये सत्यापित हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण 16 देखिए। बिल्कुल ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके पास एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो रिमार्क कर लेना। 5 अंक का या 6 अंक का आपके पास बोर्ड एग्जाम में आता है। जब 5 अंक का चलता था तब 5 अंक में, और जब 6 अंक की एक्सरसाइज होगी तो 6 अंक में। तो इंपॉर्टेंट है, गुणधर्मों की सहायता से सिद्ध करने का क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी देखें। इसके 3 भाग है आपके पास, एक सारणिक मिली है, फिर उसका एक पार्टीशन है बराबर में, और उसके बराबर में एक और भाग है। ठीक है, हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सारणिक जो दे रखी है उसको लेके चलते हैं, आगे वाले जो वैल्यू है वो प्राप्त करना चाहेंगे। तो देखो सारणिक को मैंने कह दिया डेल्टा। क्या है इसमें, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 और 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो चाहिए वो मान है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और प्लस में 1। तो देखो आप यहाँ पर पहली पंक्ति में या पहले स्तंभ में आप देखें तो केवल 1 और a की बात हो रही है। फिर दूसरे में बात कर लें तो उसमें केवल b आ रहा है या 1 आ रहा है, और तीसरे की बात करें स्तंभ की या फिर पंक्ति की तो उसमें c और 1 आ रहा है। तो ये कर सकते हैं हम, या तो पहली पंक्ति में से a को कॉमन निकाल दें ताकि बाहर a b c आ जाएंगे, तो दूसरी पंक्ति में से b और तीसरी पंक्ति में से c। यदि पंक्तियों में नहीं निकालते हो तो आप स्तंभों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो एक ही बात है, जिसमें से चाहें आप उसमें निकाल सकते हो। चलो मैं स्तंभों में से निकाल देता हूँ। क्या कॉमन निकालूंगा, a b और c। तो पहले स्तंभ से a, दूसरे में से b और तीसरे में से c निकाल लेंगे। तो c1 c2 व c3 स्तंभों में
स्तंभों में से क्रमशः ए, बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, समझ गए? क्या लेंगे? उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेंगे। तो आप पहले स्तंभ में से निकालोगे ए, तो क्या मिलेगा आपको? देखो ए तो बाहर आ जाएगा, सही है, और क्या बचेगा? एक में से ए निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ में निकालेंगे तो यहाँ भी 1/a, और तीसरे वाले अवयव में से निकालेंगे तो ये भी 1/a हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ पे आ जाओ, 1 है, b कॉमन निकालेंगे तो b का भाग लग जाएगा, तो यहाँ b बाहर निकाल देंगे। दूसरे में फिर निकालेंगे तो 1/b, और प्लस में b में से निकालेंगे तो 1, और 1 में से निकालेंगे तो 1/b। वापस b से गुणा करो दूसरे कॉलम को, आपके पास ऊपर वाला ही कॉलम प्राप्त हो जाएगा जो कि सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में निकालेंगे हम c कॉमन, तो c निकालेंगे तो 1/c हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, 1 की जगह 1/c और c की जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक है, c बाहर निकल जाएगा, 1 रह जाएगा। अब देखिए ABC बाहर आ गया, और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर यदि इन पंक्ति को, पूरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ दिया जाए, इसका मतलब है ये C1 है, ये C2 है और ये C3 का अवयव है, तो C1 C2 C3 के एलिमेंट्सों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास जो गुणनखंड पूछा गया था ना, 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से फिर से, जब हमने स्तंभों में से कॉमन लिया है तो स्तंभों को ही हम फिर से जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे? C1 में संक्रिया लगाएंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 कर देंगे। तो इस संक्रिया से हमारे पास क्या मान आ जाएगा? A B C तो बाहर है ही। अब हम तीनों स्तंभों को जोड़ के लिख देते हैं। क्या क्या है? 1 प्लस में 1/a पहले में है, दूसरे स्तंभ में मिलता है 1/b, उसको जोड़ दिया, तीसरे स्तंभ में है 1/c, उसको भी जोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b और प्लस में 1/c होगा, और लास्ट वालों को भी जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b और प्लस में 1/c हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरे और तीसरे कॉलम में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो वो एज इट इज 1/b प्लस में 1 और 1/b, इसके अलावा 1/c और 1/c प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करना है? ध्यान से देखेंगे तो पहले स्तंभ में ये पूरा आपके पास एक गुणनखंड कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये तीनों ही अवयवों में आ रहा है। तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या बचेगा वो देखें हम, तो बच रहा है हमारे पास 1 1 1 बचेगा। बाकी दूसरा कॉलम एज इट इज और तीसरा कॉलम भी एज इट इज, इनमें कोई बदलाव नहीं किया हमने, पहले में से कॉमन निकाला था वो लिख दिया। अब हमें इस वाली सारणिक में यहाँ पर 0 बनाने हैं, बना सकते हैं क्योंकि 1 1 1 आ रहा है तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। बता रखा है 0 बनाने का तरीका। क्या करेंगे? R2 में से R1 को घटा के लिख देंगे, और R3 में भी क्या करेंगे? R3 में से R1 को घटा के लिख देंगे, यानी R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो R1 में आप कोई संक्रिया नहीं लगाएंगे जब R1 को यूज लिया जा रहा है घटाने या जोड़ने में, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो अब पहली पंक्ति में हम कोई बदलाव ही नहीं करेंगे, तो एज इट इज रहेगी, यानी 1 1/b और 1/c। दूसरे में कर रहे हैं, दूसरे में से पहली को घटाएंगे, 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। ठीक है ना, 1 में से 1 घटाया 0। अब 1/b प्लस 1 में से 1/b को घटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, और 1/c में से 1/c को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे पे आ जाइए, तीसरे में से पहली घटाएंगे तो 0, 1/b में से 1/b घटाएंगे तो भी 0, और 1/c प्लस 1 में से 1/c को घटाएंगे तो 1/c तो कट जाएगा और 1 आपके पास बच जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम? C1, ये जो C1 कॉलम है इसके सापेक्ष इसका प्रसार लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? ABC तो पहले से है, और 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी पहले से है। सही है, अब बस कितना करना है? इसका प्रसार लिखना है सारणिक का 1, बाकी तो सब 0 होंगे, तो 1 0 और 0 1, इसके लिए मान निकाल देंगे। तो क्या आएगा? इकाई मैट्रिक्स की सारणिक का मान सदैव 1 होता है। तो 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये हो गया पूरा 1। तो आपके पास मान आ गया ABC और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/c। ये क्या है? हमारे पास सेकंड पार्ट है, RHS है। ठीक है, इससे भी आगे पूछा गया है
तो आप ए बी सी को गुणा कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, फिर नेक्स्ट में ए कट जाएगा, केवल बी सी बचेगा, नेक्स्ट में बी कट जाएगा, ए सी बचेगा, और ए बी सी को लास्ट 1/c से गुणा करेंगे तो केवल ए बी बचेगा, सी कट जाएगा। तो यही मान आपसे पूछा गया है कि आप तीसरे स्टेप में कि ए बी सी प्लस में बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी ये ज्ञात करना है। तो वो मान हमको मिल गया, तो ये आपके पास सत्यापित हो गया। तो लिख सकते हैं हम इसको, ये भी RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारणिक के कुछ गुणधर्म, 6 गुणधर्म थे, 6 से संबंधित हमने उदाहरण भी समझा दिए, और बाकी बचे हुए एक्सरसाइज 4.2 के सभी उदाहरणों को हमने आपको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें।